हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द एनिमी चैप्टर का पार्ट 2। गाइस पार्ट 1 में आपने देखा कि डॉक्टर सदायो को एक जख्मी इंसान मिलता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसको अंदर ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको अंदर ले जाएंगे, हालांकि वो एक प्रिजनर है। तो उसकी वाइफ और वो दोनों मिलकर उसको अंदर ले जाते हैं और अपने फादर के रूम में ले जाकर लिटा देते हैं। उसके फादर के एक्सपायर होने के बाद उस रूम में कोई भी नहीं रहता था। अब गाइस डॉक्टर सदायो और हाना डिसाइड करते हैं कि ये बहुत ज्यादा गंदा है, इसको पहले क्लीन करेंगे। फिर डॉक्टर सदायो क्लीन करने के बाद उसकी पल्स को चेक करते हैं। तभी हाना किचन में चली जाती है और अपने सारे सर्वेंट्स को उस प्रिजनर के बारे में बताती है। बट सर्वेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर सदायो को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रिजनर को उन्हें पुलिस को दे देना चाहिए। फिर भी हाना यूमी से कहती है, यूमी उनकी एक सर्वेंट होती है, उससे कहती है कि गरम टॉवल और पानी लेकर आओ, मतलब गरम पानी और टॉवल लेकर आओ। और उसके साथ उस प्रिजनर के रूम में जाती है हाना और उसकी सर्वेंट। रूम में पहुंचने के बाद हाना यूमी से कहती है कि इसे क्लीन करो। यूमी उसे क्लीन करने से मना कर देती है और इस बात पर हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि यूमी उसकी एक सर्वेंट थी, फिर भी उसने उसको क्लीन नहीं किया था। फाइनली अब उस प्रिजनर को हाना को ही क्लीन करना पड़ा कि तभी डॉक्टर सदायो अपने कोट और सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस रूम में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इस प्रिजनर का ऑपरेशन करेंगे वो। अब हाना से डॉक्टर सदायो कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और जैसे ही ग्रास का एक टुकड़ा जो जहां पर गोली लगी हुई थी वहां पर डॉक्टर सदायो ने लगाया था, वो जैसे ही उसको हटाते हैं ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि हाना ने कभी भी लाइव ऑपरेशन नहीं देखा था और बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। हाना ब्लड को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन गार्डन में चली जाती है। गार्डन में जाके उसकी बहुत सारी वॉमिटिंग होती हैं। अब गाइस डॉक्टर सदायो को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इस टाइम पे अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकते थे। वो सर्जरी को बीच में नहीं छोड़ सकते थे। अगर वो सर्जरी को बीच में छोड़ते तो वो उस प्रिजनर की जान ले सकते थे। गाइस वॉमिटिंग होने के बाद भी हाना फिर से वापस आती है। वो काफी स्ट्रांग थी और डॉक्टर से कहती है एनेस्थेटिक कहाँ है। एनेस्थेटिक लेके जब वो आती है तो वो प्रिजनर का फेस देखती है, जो काफी जख्मी और कह सकते हैं ना एक बीमार इंसान का फेस कैसा हो सकता है, वैसा ही था। हाना उसको देख ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उस प्रिजनर के गले पर एक कट है जो रेड कलर का है। तो हाना ये सोच रही थी कहीं वो सारी कहानियां सच तो नहीं है जो हमने सुनी है, मतलब किस तरह से प्रिजनर को ट्रीट किया जाता है एक वॉर होने के बाद। जब वो दूसरी कंट्री में चला जाता है तो कैसे उस पर टॉर्चर किए जाते हैं। गाइस कुछ टाइम ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सदायो को वो बुलेट मिल जाता है जो कि उस प्रिजनर की किडनी के पास तक पहुंच चुका था। डॉक्टर सदायो उस प्रिजनर की बुलेट निकाल देते हैं। फिर उसके बाद वो पल्स को चेक करते हैं तो पल्स काफी डाउन होती हैं। पल्स डाउन होने की वजह से वो उस प्रिजनर को एक इंजेक्शन देते हैं। अब उसकी हालत ठीक ठाक थी। तभी हाना उसके रूम में कुछ खाना लेकर आती है और क्योंकि उसके घर के जितने भी सर्वेंट थे वो एक प्रिजनर के काम करने के लिए मना कर देते हैं, इसलिए सारा काम हाना को ही करना पड़ता है। प्रिजनर होश में आ जाता है और होश में आने के बाद हाना उसे खाना सर्व करती है, प्रिजनर से बात करती है। वो इंग्लिश में बात कर रही थी, इसीलिए ये देखकर प्रिजनर काफी शॉक हो जाता है। तभी हाना उसको बताती है कि उसने और उसके हस्बैंड ने दोनों ने ही अमेरिका में पढ़ाई की थी। फिर प्रिजनर उससे पूछता है क्या तुम लोग मुझे पुलिस के हवाले सौंप दोगे। हाना ये बात आकर अपने हस्बैंड सदायो को बताती है। वहीं पर हाना के घर के जितने भी सर्वेंट थे वो ये सोच रहे थे कि मिस्टर सदायो और हाना दोनों ही अमेरिका से स्टडी करके आए हैं, तो शायद उनकी सोच भी अमेरिकन हो गई है और इस प्रिजनर के लिए उनका जो प्यार है वो बना हुआ है। अब इस बात पर जो डॉक्टर सदायो हैं, जब उनको ये बात पता चलती है तो डॉक्टर सदायो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है एक पेशेंट का इलाज करना। और क्योंकि ये प्रिजनर बहुत ज्यादा जख्मी था इसीलिए मुझे इसका इलाज करना पड़ा। डॉक्टर सदायो कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी रहती है कि वो हर इंसान की हेल्प कर सकें। सदायो कहते हैं पर हमारे जो सर्वेंट हैं वो इस बात को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। उनके घर के जो सर्वेंट थे वो आपस में डिस्कशन करने लगते हैं उस प्रिजनर के बारे में, सदायो के बारे में और हाना के बारे में। वो कहते हैं कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि एक एनिमी को रखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इन लोगों को। पर हाना भी इस चीज को समझ रही थी कहीं ना कहीं, पर वो कर भी क्या सकती थी।
वो इंसान बहुत ज्यादा जख्मी था और उसको ऐसी हालत में छोड़ देना इंसानियत तो नहीं था। उस प्रिजनर ने अपना नाम टॉम बताया था। हाना ने जब उसका नाम पूछा था तो उसने कहा था कि मेरा नाम टॉम है। हाना कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि इस प्रिजनर को अपने घर में रखना एक बहुत ही खतरनाक काम है। डॉक्टर सदायो काफी दिनों तक उसे ट्रीटमेंट देते रहे एंड लास्ट में उन्होंने कहा कि अब बस तुम 2 वीक्स में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर सदायो बताते हैं कि वो चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर भेजना चाहते थे बट वो ऐसा नहीं कर पाए। ऑपरेशन के 7th डे पर कुछ 2 बड़ी चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज थी कि उनके जो सारे सर्वेंट थे उन लोगों ने अपने बैग पैक कर लिए थे और वो उस घर को छोड़कर जा रहे थे। वो जाते टाइम काफी सैड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी अनुभव रहा था उनका इस घर में, तो वो उस घर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे बट वो इस प्रिजनर की वजह से उस घर को छोड़ रहे थे। अब डॉक्टर सदायो और हाना दोनों को मिलकर उस घर को संभालना था क्योंकि कोई भी सर्वेंट नहीं था काम करने के लिए और साथ में एक प्रिजनर था जो कि बहुत बुरी हालत में था या बीमार था। उसकी सेवा के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत थी। दूसरी चीज ये होती है कि एक जर्नल का ऑफिसर उनके घर आता है और उसने पूरी यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। उसे देखकर हाना काफी डर जाती है क्योंकि हाना को लगता है कि हमारे जो सर्वेंट हैं उन्होंने सारी बातें जाकर पुलिस को बता दी हैं और वो ऑफिसर सदायो को अरेस्ट करने के लिए आया है। बट ऐसा कुछ था नहीं। वो इसीलिए आया था क्योंकि जो जर्नल थे जिनकी ट्रीटमेंट के लिए सदायो रुके हुए थे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब डॉक्टर फटाफट से जर्नल के घर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ वो जर्नल को सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि उन्होंने एक प्रिजनर को अपने घर में रख रखा है और सारी बातें बता देते हैं। बट जो जर्नल थे वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते और वो कहते हैं कि तुम्हारा काम है लोगों की हेल्प करना एंड लोगों का इलाज करना और आपका काम है लोगों की जान बचाना, शायद इसीलिए मैं भी आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। उसके बाद जर्नल डिसाइड करते हैं कि वो कुछ प्राइवेट असिस्टेंट्स को उसके घर भेजेंगे और वो उस प्रिजनर को मार के उसकी बॉडी को हटा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर प्रिजनर आया था, रहा था और उसका ट्रीटमेंट हुआ था। और जर्नल कहते हैं कि वो लोग उसकी बॉडी को गाड़ देंगे, ना ब्लड होगा ना नॉइस होगी, इससे किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जनरल डॉक्टर सदायो को श्योर करते हैं कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी। और ये सब सुनने के बाद डॉक्टर सदायो अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो उस प्रिजनर से मिलते हैं तो वो प्रिजनर कहता है कि उसके बैग में यानी उस हुंड के पास में थोड़ा सा पेन हो रहा है। डॉक्टर सदायो सारा चेक करते हैं और उस प्रिजनर से कहते हैं कि थोड़ी सी मसाज से और थोड़ी सी एक्सरसाइज से ये पेन बिल्कुल जा सकता है। और जो जर्नल ने उनसे कहा था वो सारी बातें कुछ टाइम के लिए वो भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि इसे तो मारने की बात भी की गई है। और उस रात डॉक्टर सदायो चैन से नहीं सो पाए, उनकी आंखें खुली थी और जितने भी बाहर के वॉल्यूम थे, लकड़ी के टूटने के वॉल्यूम या फिर पत्थर के गिरने के वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम उनको सुनाई दे रहे थे। डॉक्टर सदायो को लग रहा था कि वो लोग आएंगे और इस प्रिजनर को मारकर चले जाएंगे, शायद वो इसीलिए बहुत ज्यादा दुखी थे। और नेक्स्ट सुबह जब मॉर्निंग होती है तो वो उस प्रिजनर के रूम में जाते हैं और उस प्रिजनर को सामने बैठा देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। वो प्रिजनर सुबह उठ चुका था और अपने बेड पर बैठा हुआ था। अगले दिन फिर से यार वही हवाएं चल रही थी तेजी से और तूफानी जैसा माहौल बना हुआ था। फिर वो अगले दिन उठते हैं और देखते हैं यार प्रिजनर ठीक है, वहीं पे पड़ा हुआ है। फिर वो थर्ड नाइट में फिर से तेज हवाएं चल रही थी, तेज बारिश भी हो रही थी और उस रात गार्डन में से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी। भाई इतना डिटेल में क्यों समझाते हैं ये लोग, चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे की ओर। अब डॉक्टर सदायो काफी डर चुके थे, उन्हें लगा भाई आज तो ये प्रिजनर जो है वो नहीं बचने वाला है। बट वो नेक्स्ट डे फिर उठते हैं और फिर वही सिचुएशन, फिर से वो प्रिजनर को वहीं पड़ा हुआ देखते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि टॉम आज बहुत ज्यादा खुश था, मतलब वो प्रिजनर आज बहुत ज्यादा खुश था। फिर जो सदायो थे वो उसको ड्रेस देते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि भाई मैं 3 रातों से बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ, अब मैं कोई भी टेंशन नहीं लेने वाला हूँ। फिर डॉक्टर सदायो उस प्रिजनर से कहते हैं कि आज की रात मैं आपको एक बोट और खाने के सामान, कुछ कपड़े, सब कुछ दे दूंगा जिससे वो पास के आइलैंड पे जा सके। डॉक्टर सदायो बताते हैं कि उस आइलैंड पर कोई भी आर्मी नहीं है एंड कोई भी नहीं है, तुम वहां जाकर रुक सकते हो और किसी भी फिश ट्रांसफर करने वाली बोट से अपने घर जा सकते हो। फिर लास्ट टाइम डॉक्टर सदायो उस अमेरिकन सैनिक का एक बार फिर से पल्स चेक करते हैं और उस टाइम पर वो सैनिक यानी वो प्रिजनर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर डॉक्टर सदायो उसको डिटेल में सब कुछ समझा देते हैं एंड लास्ट में कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगे और खाने के लिए कुछ ना हो तो तुम एक फ्लैश लाइट दे देना, मैं खाने के लिए वहां पर सामान पहुंचा दूंगा।
यहाँ पर डॉक्टर सदायो एक और चीज क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ठीक हो तो एक बार सिग्नल करना, एंड अगर तुम्हें खाना चाहिए या भूख लगी है तो तुम 2 बार सिग्नल करना। सदायो प्रिजनर को बताते हैं कि ये काम आप शाम को ही करना, क्योंकि अगर इसके अलावा आपने किसी भी टाइम लाइट जलाई तो एक तक वो मुझ तक पहुंचेगी नहीं और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। डॉक्टर सदायो बताते हैं कि तुम वहां पर फिश पकड़ के भी खा सकते हो, बट तुम वहां पर आग बिल्कुल भी मत जलाना, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ साथ वो उस अमेरिकन को कुछ जापानीज कपड़े दे देते हैं ताकि कोई भी जापानीज उनको पहचान ना पाए। अब फिर से एक बार जनरल की तबीयत खराब हो चुकी थी, एंड 7 डे के बाद जब उनकी सारी सर्जरी कंप्लीट हो गई थी तो डॉक्टर सदायो ने उन्हें फिर से एक बार डिटेल में सब कुछ बताया, बट सारी बातें नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि वो प्रिजनर उनके घर से भाग गया है और इस टाइम तक उनके सारे सर्वेंट घर पर वापस आ चुके थे और यूवी ने उस रूम को क्लीन कर दिया था जिस रूम में उस प्रिजनर को ठहराया गया था। जर्नल कहते हैं ये वही प्रिजनर है ना जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसे एसिसिएट करवा दूंगा, मतलब मरवा दूंगा, बट उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाया। इस कारण वहां पर वो असिस्टेंट्स को भेजना भूल गए। अब जर्नल डॉक्टर सदायो से कहते हैं कि अगर आने वाले टाइम में कोई भी मुझसे कहे कि मैं उस प्रिजनर को नहीं पकड़ पाया, नहीं मार पाया, तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। बट डॉक्टर सदायो तो अंदर ही अंदर जानते थे कि वो प्रिजनर एकदम सेफ एंड सेफली वहां पर रह रहा है, तो वो कहता है हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल को ये लगता है कि जो प्रिजनर है वो उनकी वजह से ही भाग गया कहीं ना कहीं, और इस चीज का जो ब्लेम है वो जनरल पर आएगा। इसके बाद लास्ट में डॉक्टर सदायो बताते हैं कि आज की शाम जब उन्होंने उस आइलैंड की तरफ देखा तो उन्हें कोई भी फ्लैशलाइट नहीं दिखाई दिया, मतलब उस प्रिजनर को कोई फिशिंग बोट मिल गया होगा और उस बोट के थ्रू वो अपने घर चला गया होगा। अब डॉक्टर सदायो अपने घर के बरामदे में खड़े हुए हैं और वो अमेरिका में गुजारे हुए उन पलों को याद करते हैं और उन लोगों को याद करते हैं जिनके साथ उन्होंने एक लंबा टाइम बिताया था। वो लास्ट में सोचते हैं कि यार आखिर क्यों मैं उस अमेरिकन प्रिजनर को नहीं मार पाया या फिर पुलिस के हवाले नहीं कर पाया। वो उनका दुश्मन था, उनके देश का दुश्मन था, फिर भी वो उसे क्यों नहीं मार पाएगा। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। एंड मेरा वॉल्यूम आज काफी गड़बड़ रहा, कोल्ड है यार, कोई नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।